Assalamu alaikum class. So today our topic is significance of meiosis, that is also included in chapter number 5, which is cell cycle. So today in our topic we'll study about why meiosis is important and what is the significance of meiosis. चलें जी, starting with the significance of meiosis. The significance of meiosis for reproduction and inheritance was described in 1890 by German biologist August Weismann. इस लाइन को समझने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन क्या होती है और इनहेरिटेंस क्या होती है, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब ये किसके थ्रू होता है? ये जब एग और स्पर्म आपस में फ्यूज़ करते हैं उसके बाद जाके जो आपके पास ऑर्गेनिज्म बनता है, तो हम कहते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म बना है रिप्रोडक्शन के थ्रू, ठीक। और इनहेरिटेंस क्या होती है? इनहेरिटेंस का मतलब है अगर आप में कोई ऐसे कैरेक्टर्स मौजूद हैं जो आपके पेरेंट्स में भी थे, तो वो आपने इनहेरिट किए हैं अपने पेरेंट्स से, यानी आपके पेरेंट्स से वो आप में आए हैं। तो ये प्रोसेस क्या हो गया? ये इनहेरिटेंस का प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम था ऑगस्ट वाइजमैन। 1890 में उसने एक्सप्लेन किया कि मियोसिस कैसे रिप्रोडक्शन में और इनहेरिटेंस में इम्पॉर्टेंट है, यानी मियोसिस का एक रोल है रिप्रोडक्शन में भी और इनहेरिटेंस में भी। कैसे, वो आगे आपको पता चलेगा। He pointed out that meiosis was necessary not only to maintain the number of chromosomes in the next generation, but also to produce variations in next generation. इस बायोलॉजिस्ट ने कहा कि मियोसिस जो है एक तो अगली जनरेशन में क्रोमोसोम के नंबर को मेंटेन रखती है, ठीक, और तो और ये क्या करती है कि अगली जनरेशन में वेरिएशंस भी प्रोड्यूस करती है। अब नंबर कैसे ये मेंटेन रखती है, ये नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं तो आपको इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मियोसिस इज़ असेंशियल फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए मियोसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। याद करें माइटोसिस की जब हमने बात की थी तो हमने कहा था कि ये एक ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का जो है मीन है, ठीक है, यानी इसके थ्रू माइटोसिस के थ्रू ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है। लेकिन अगर हम मियोसिस की बात करें तो मियोसिस जो है वो हमारे लिए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मियोसिस के थ्रू हमारे पास स्पर्म्स और एग सेल्स बन रहे हैं, ठीक है। और जब स्पर्म और एग सेल्स आपस में फ्यूज़ करते हैं तो अगला ऑर्गेनिज्म बनता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, रिप्रोडक्शन होती है। तो इसीलिए मियोसिस हमारे पास सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, ठीक। इन ह्यूमन्स डिप्लॉयड गैमीट मदर सेल्स और जर्म लाइन सेल्स अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉयड गैमीट्स। अगर इंसानों की बात की जाए तो इंसानों में सारे सेल्स डिप्लॉयड हैं सिवाय गैमीट सेल्स के, ठीक। अब ह्यूमन्स में स्टार्ट हुई मियोसिस किससे स्टार्ट हुई? डिप्लॉयड गैमीट मदर सेल्स, ये फीमेल की बात हो रही है, और जर्म लाइन सेल्स ये मेल की बात हो रही है, ठीक है। फीमेल में ओवरीज के अंदर मियोसिस होगी तो एग सेल्स बनेंगे, मेल में टेस्टिस के अंदर मियोसिस होगी तो स्पर्म्स बनेंगे, ठीक। दोनों हिप्लॉयड होंगे, यानी दोनों जो है हाफ नंबर हो जाएगा उसका, ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्ट किया था 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स वाले सेल से, लेकिन मियोसिस के बाद हमारे पास जो सेल्स बने वो हिप्लॉयड हो गए थे, यानी 23 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स आ गए थे उसमें, ठीक। जब स्पर्म सेल्स और एग सेल्स जो कि 23 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स वाले हैं कंबाइन करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, तो हमारे पास क्या बनेगा? एक डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा, यानी वही नंबर आगे अगली जनरेशन में मेंटेन हो रहा है, यानी 23 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम वाला स्पर्म फर्टिलाइज़ करेगा 23 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम वाले एग को, तो रिजल्टिंग जो जाइगोट बना उसमें क्या आ गया? 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स आ गए। कैसे? यानी 23 + 23 = 46, ठीक। तो क्या हो गया कि ये जो अगली जनरेशन आ रही है इसमें 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम मेंटेन हो गया, यानी जो ह्यूमंस का क्रोमोसोम नंबर होना चाहिए एक इंसान की शक्ल में आने के लिए वो मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू मेंटेन हो रहा है, क्योंकि इसमें ये एक ख़ास किस्म का प्रोसेस है जो सिर्फ गैमीट सेल्स में होता है, मियोसिस, क्योंकि इसमें डिप्लॉयड से नंबर हो जाता है हिप्लॉयड। अगर हिप्लॉयड ना हो तो आपके पास क्रोमोसोम्स का नंबर 46 नहीं रहता अगली जनरेशन में, ठीक है। और अगर वो 46 नंबर नहीं रहेगा तो वो कोई इंसान नहीं बनेगा, वो कोई और चीज़ बन जाएगी और वो इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकती, ठीक है। तो अगर इंसान ने बनना है तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होना चाहिए वो 46 ही होना चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, ठीक। तो ये तो हो गया कि नंबर अगली जनरेशन में क्या हो रहा है? मेंटेन हो रहा है, ठीक। अब दूसरी बात ऊपर ये की गई है कि वेरिएशंस भी आती हैं।
वेरिएशंस कैसे आती हैं? जब प्रोफेस 1 पढ़ाया मियोसिस का, उसमें बात हो रही थी क्रॉसिंग ओवर वाले प्रोसेस की। क्रॉसिंग ओवर में क्या हो रहा था कि जीन्स के सेगमेंट या क्रोमोज़ोम के सेगमेंट एक्सचेंज हो रहे थे। कुछ हिस्सा फादर से मदर के क्रोमोज़ोम में एक्सचेंज हो गया और कुछ मदर के क्रोमोज़ोम का सेगमेंट फादर के साथ एक्सचेंज हो गया था। ठीक है, तो दोनों में चेंजिंग आ गई, दोनों में वेरिएशन आ गई। ठीक, अब जब ये वेरिएशन आई, ये रिकम्बिनेशन हुई, तो अब जब इस डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके पास आगे स्पर्म्स बनेंगे और एग सेल्स बनेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल सेम तो नहीं है, बीच में सेगमेंट की एक्सचेंज हो रहे हैं, क्रोमोज़ोम के पार्ट्स एक्सचेंज हो रहे हैं, क्रोमोज़ोम के ऊपर जीन्स होते हैं और जीन्स डिफरेंट ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। कैरेक्टर्स मतलब जैसे आपके बालों का रंग हो गया, आपका आई कलर हो गया, आपके नोज़ की शेप हो गई, आपके ईयर्स की शेप हो गई, डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हैं ये सारे जीन्स कंट्रोल करते हैं जो क्रोमोज़ोम के ऊपर होते हैं। तो जब वही सेगमेंट एक्सचेंज हो रहे हैं तो क्या हो रहा है कि वेरिएशन प्रोड्यूस हो रही है। याद रखें, कोई भी 2 स्पर्म एक जैसे नहीं होंगे। एक ही मेल के अंदर अगर स्पर्म की प्रोडक्शन हो रही है, बहुत ज़्यादा स्पर्म बनते हैं, सिर्फ 4-6 नहीं बनते। ठीक है, पर डे में अगर आप देखें तो मिलियंस के हिसाब से स्पर्म बनते हैं। ठीक, और वो जो जितने भी वो मिलियंस के जो मिलियंस होंगे वो एक दूसरे के साथ एक जैसे नहीं होंगे, सब डिफरेंट होंगे। ठीक है, क्यों डिफरेंट होंगे? क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस की वजह से वो डिफरेंट होंगे। ठीक, तो इसी प्रोसेस की वजह से अगली जनरेशन में क्या हो रहा है, वेरिएशंस आ रही हैं। ठीक, अब यहाँ पर बात हो रही है मैनी हेप्लॉइड फंजाई। इसी पैराग्राफ में देखिए, मैनी हेप्लॉइड फंजाई एंड प्रोटोजोन्स प्रोड्यूस हेप्लॉइड गैमीट्स थ्रू माइटोसिस। अब पहले तो पता होना चाहिए कि फंजाई क्या है और प्रोटोजोन्स क्या है। ठीक है, फंजाई क्या है आपके पास, ये प्लांट्स नहीं है, फोटोसिंथेटिक नहीं है, यूकैरियोट्स हैं, नॉन मोटाइल हैं, डिकम्पोजर्स हैं, मशरूम जैसी इनकी शेप होती है, इनकी सेल वॉल का जो मटेरियल है वो काइटिन है, एडिबल भी होते हैं कुछ, यानी कुछ को खाया भी जा सकता है और कुछ पॉइजनस भी होते हैं, जहरीले भी होते हैं। ठीक है, और ये वार्म यानी गर्म और नमी वाली इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं। ठीक, एग्जांपल मैं दे देती हूँ, जैसे अगर आपने कभी घर में ब्रेड लाई हो, ब्रेड को आपने कुछ दिनों तक बिल्कुल ही नहीं खोला, वो ऊपर से बंद है। ठीक है, बंद है तो उसके अंदर का टेम्परेचर गर्मी है तो और ज़्यादा वार्म हो रहा है और उसके अंदर नमी पैदा हो रही है, और कुछ दिन बाद जब आप ब्रेड का पैकेट खोलते हैं, अंदर देखते हैं तो ब्रेड के ऊपर ग्रीन ग्रीन सा फंगस लगा होता है, तो वो फंगस होता है। ठीक, अब प्रोटोजन्स की अगर बात कर ली जाए, प्रोटोजन्स क्या होते हैं? यूकैरियोट्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं कि इनको नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। ठीक है, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, यानी अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक, अब क्या है, इसमें बताया गया कि ये ऑलरेडी हिप्लॉइड है। ठीक, यानी इनमें सिंगल कॉपी है क्रोमोज़ोम की। ठीक, अब ये हिप्लॉइड है, अगर ये ऑलरेडी हिप्लॉइड हैं तो इनमें मियोसिस तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम पता है कि मियोसिस स्टार्ट कहाँ से होती है, जब आपके पास सेल डिप्लॉयड होता है तब स्टार्ट होती है। ठीक है, अब फंजाई प्रोटोजोन्स तो ऑलरेडी हिप्लॉइड है, हिप्लॉइड में अगर हम मियोसिस करेंगे तो आधे का भी आधा हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये बिल्कुल डिफरेंट प्रोसेस के ज़रिए अपने गेमीट्स बनाते हैं, ये माइटोसिस के थ्रू अपने गेमीट्स बनाते हैं। ठीक, बात क्लियर हो गई, क्योंकि ये हिप्लॉइड है ऑलरेडी तो इनमें मियोसिस नहीं हो सकती, तो ये माइटोसिस के थ्रू अपने गेमीट्स बना लेते हैं, याद रखें। अब अगला जो बात है ना, जो प्लांट की बात की गई है, ये आगे डायग्राम मैंने ऐड की हुई है, मैं उससे समझाऊंगी, तो ये आपको 4 लाइनें जो यहाँ पर हैं ये बिल्कुल प्रॉपर वे में क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम पे चलते हैं। अच्छा जी, तो अगर प्लांट्स की बात की जाए तो हर प्लांट, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट है या नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, यानी हर वो प्लांट जिसमें फूल लगते हैं या जिसमें फूल नहीं लगते, वो अपनी ज़िंदगी में 2 जनरेशन से ज़रूर गुज़रता है। कौन कौन सी 2 जनरेशन्स? एक को कहते हैं स्पोरोफिटिक जनरेशन, दूसरी को कहते हैं गैमीटोफिटिक जनरेशन। और ये दोनों जनरेशन्स आपस में अल्टरनेट करती रहती हैं, यानी कैसे स्पोरोफिटिक जनरेशन से गैमीटोफिटिक जनरेशन बनेगी, गैमीटोफिटिक से जाके फिर स्पोरोफिटिक बनेगी, स्पोरोफिटिक से फिर गैमीटोफिटिक, तो ये ऐसे साइकिल चलता रहता है। तो इसको हम कहते हैं कि ये प्रोसेस क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन्स हो रही हैं प्लांट्स के बीच में। ठीक, अब अगर स्पोरोफिटिक जनरेशन आपने देखनी है ना, तो जितने भी आप अपने इर्द गिर्द दरख्त देखते हैं जिनकी लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट लगा हुआ है, तो वो अपनी लाइफ की कौन सी स्टेज पे हैं? स्पोरोफिटिक स्टेज पर हैं। ठीक, स्पोरोफिटिक स्टेज क्या है? हमारे पास डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, ये डिप्लॉयड सेल स्टेज होती है हमारे पास, यानी इसमें 2 कॉपीज़ ऑफ क्रोमोसोम अवेलेबल होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, स्पोरोफिटिक जनरेशन में होगी मियोसिस। ठीक, मियोसिस होने के बाद इसमें क्या होगा कि इससे स्पोर्स बनेंगे। ठीक,
अब देखिए ये तो हमें पता है मियोसिस का प्रोसेस ठीक तरीके से हो रहा है, यानी डिप्लॉयड से ही स्टार्ट होता है, हमें पता है स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है वो डिप्लॉयड स्टेज है। डिप्लॉयड स्टेज में मियोसिस हुई, मियोसिस से फिर स्पोर्स बने जो कि स्पोर्स हिप्लॉयड हैं। ठीक, अब स्पोर्स क्या है? स्पोर्स भी ऐसे सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो जिसको अगर सूटेबल कंडीशन मिले तो वो क्या करता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म में या एक न्यू चीज़ में डेवलप कर जाता है। ठीक, अब देखें स्पोरोफिटिक में मियोसिस हुई, मियोसिस होने के बाद स्पोर्स बने, स्पोर्स भी हिप्लॉयड हैं। फिर स्पोर्स में क्या हो गया कि माइटोसिस हो गई, माइटोसिस होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया? गेमिटोफिटिक स्टेज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब गेमिटोफिटिक स्टेज भी हिप्लॉयड है। देखें अब यहाँ पर एक बात है ना कि गेमिटोफाइट अगर ऑलरेडी हिप्लॉयड है तो इसमें मियोसिस कैसे, इसमें माइटोसिस कैसे हो गई है, जबकि हम कहते हैं कि माइटोसिस जो है डिप्लॉयड से स्टार्ट होती है। तो देखें अगर हम स्पोर्स को देखें तो स्पोर्स ऑलरेडी हिप्लॉयड है। ठीक है, स्पोर्स हिप्लॉयड है तो हिप्लॉयड में फर्दर मियोसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता, इसलिए उसमें माइटोसिस ही होगी। ये प्लांट का जो है ना, ये इसका मैकेनिज़्म ही ऐसा है कि स्पोर्स में माइटोसिस ही होनी है और माइटोसिस से जाके गेमिटोफाइट बनेगा जो कि हिप्लॉयड ही होगा, डिप्लॉयड नहीं होगा। ठीक, अब गेमिटोफाइट जो है वो हिप्लॉयड है। अब गेमिटोफाइट्स जैसे नाम से ज़ाहिर है क्या बनाता है? गेमीट्स बनाता है, फीमेल गेमीट्स और मेल गेमीट्स बनाता है। ठीक है, अब अगर गेमिटोफाइट हिप्लॉयड है तो ये कैसे जो है ना अपने गेमीट्स बना रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हिप्लॉयड है, किस प्रोसेस के थ्रू बना रहा है? देखिए ये ऑलरेडी हिप्लॉयड है, हिप्लॉयड चीज़ में मियोसिस हम नहीं करवा सकते और हमें पता है कि जो गेमीट्स हमारे पास बनते हैं वो मियोसिस के प्रोसेस से बनते हैं, लेकिन गेमिटोफाइट प्लांट्स में ऑलरेडी हिप्लॉयड है तो हिप्लॉयड चीज़ में हम फर्दर मियोसिस नहीं करवा सकते, इसलिए इसमें माइटोसिस होती है और इसमें भी माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू गेमीट्स बनते हैं, फीमेल गेमीट्स और मेल गेमीट्स। अब वही बात हो गई, दोनों मेल और फीमेल गेमीट्स आप इसमें फ्यूज़ करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, तो ये ऑलरेडी हिप्लॉयड थे तो इनमें फर्टिलाइजेशन हुई तो जाइगोट जो बना वो 2n हो गया। ठीक है, यानी उसमें भी नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम फिर मेंटेन हो गया आगे जाके। अब उस जाइगोट में फर्दर माइटोसिस होगी और माइटोसिस होने के बाद वो दोबारा से स्पोरोफाइट में चला जाएगा और ये साइकिल इसी तरीके से चलता रहेगा और इसी को हम कहते हैं कि ये क्या है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रही है। अब देखें ऊपर जो आपको बताया हुआ है स्पोरोफिटिक स्टेज जो बताई हुई है वो डिप्लॉयड है और गेमिटोफिटिक स्टेज है वो हमेशा हैप्लॉयड होगी। याद रखें, स्पोरोफिटिक स्टेज हमेशा डिप्लॉयड होगी और गेमिटोफिटिक स्टेज हमेशा हैप्लॉयड होगी प्लांट्स में। ठीक, तो यहाँ पे मैंने एक और डायग्राम ऐड किया जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। देखिए ये एक एप्पल का ट्री आपको दिखाया गया। ठीक है, अब देखें अडल्ट ट्री के पास लिखा हुआ है स्पोरोफाइट जनरेशन। मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप इर्द गिर्द अगर दरख्तों वगैरह को देखें तो वो अपनी स्पोरोफाइट जनरेशन में होते हैं। अब इसी अडल्ट ट्री में एक फ्लावर उठा के इन्होंने दिखा दिया, एरो को देखिए फ्लावर की तरफ आ रहा है। फ्लावर में आपको दिखाई नहीं है दोनों चीज़ें, मेल पार्ट भी दिखाया हुआ है, फीमेल पार्ट भी दिखाया हुआ है। अब इसमें मेल पार्ट कौन सा है? जो स्टेमिन है, एंथर और फिलामेंट जहाँ पर आपको लेबल किया हुआ है ना, ये मेल पार्ट है और जहाँ पे ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल आपको बताया गया ये फीमेल पार्ट है। ठीक, अब जो आपके पास ये एंथर होता है ना, इसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, दाने दाने टाइप चीज़ होती है। ठीक है, अगर आप फ्लावर को कभी प्लग करें ना और उसके बाद उसके ऊपर इसी तरह के आपको बिल्कुल क्लियरली विजिबल होते हैं, येलो येलो से एंथर होते हैं, उसे अगर आप कभी थोड़ा सा कट करें और उसमें देखें तो आपको साफ साफ पोलन ग्रेन्स दिखाई देते हैं। ठीक, अब पोलन ग्रेन्स क्या करेंगे? एंथर से निकल के ओवरी में चले जाते हैं। ठीक, ये एक ही फ्लावर की बात हो रही है, एक ही फ्लावर में मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। अब एंथर से पोलन ग्रेन्स निकले और जाके ये कहाँ चले गए? एरो हेड में देखें ये किस में आ गए? ये ओवरी में आ गए। अब देखें ओवरी की, और जब ओवरी की बात की गई है ना तो ये क्या है? जब ओवरी और इस दूसरी स्टेमन की बात की गई है तो ये जो पोलन ग्रेन आपको दिखा रहे हैं ना स्टेमन में जो आपको एंथर और फिलामेंट दिखाया है, इसमें जो पोलन ग्रेन की बात हो रही है तो ये कौन सी जनरेशन हो गई? ये मेल गेमिटोफिटिक जनरेशन हो गई। ये गेमीट्स हो गए, देखें गेमीट्स हो गए ना, क्योंकि पोलन ग्रेन जो होते हैं वो मेल पार्ट है और जो ओवरी है वो फीमेल पार्ट है। ठीक, तो ये गेमिटोफिटिक जनरेशन हो गई क्योंकि इसमें गेमीट्स की बात हो रही है, मेल और फीमेल पार्ट की बात हो रही है। ठीक, तो पोलन ग्रेन की बात करें तो वो मेल गेमिटोफिटिक जनरेशन है और ओवरी वगैरह की बात की जाए तो दैट इज़ फीमेल गेमिटोफिटिक जनरेशन। ठीक, अब देखें पोलन ग्रेन एंथर से निकले, ओवरी में आए, यहाँ नीचे बिल्कुल पोलन ट्यूब से नीचे होते होते आ गए ओवरी के बिल्कुल एंड पार्ट पे आ गए। यहाँ पर एग्स के साथ फर्टिलाइजेशन हुई और फर्टिलाइजेशन होने के बाद फ्रूट बना। ठीक, देखा है आपने, आगे ये फ्रूट बना। याद रखें हमेशा जो फ्रूट बनता है वो ओवरी से बनता है। ठीक है, ओवरी जब बिल्कुल मेच्योर हो जाती है ना
फ्लावर की ओवरी, ठीक। तो उससे क्या चीज़ बनती है, फ्रूट बनता है, ठीक है। अब मेच्योर फ्रूट डेवलप्ड फ्रॉम ओवरी टू प्रोटेक्ट सीड्स एंड प्रमोट सीड डिस्पर्सल। अब वही बात होगी, फ्रूट बन गया, फ्रूट बनेगा, अब कुछ परिंदे आकर इसे खाएंगे, कुछ इंसान इसे तोड़ के खाएंगे, इसमें से सीड्स जो है, हमें पता है कि सीड हम फेंक देते हैं, या सीड जब दूसरे बर्ड्स वगैरह खाएंगे इसको, तो उनसे भी सीड्स की एक्सक्रीशन होगी। सीड्स की एक्सक्रीशन होने के बाद दोबारा से वो सॉइल में जाएंगे, सॉइल में जाने के बाद दोबारा से ग्रो करेंगे, और ग्रो करने के बाद दोबारा से एक ट्री बन जाएगा। तो ये साइकिल ऐसे ही रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है। इसको स्पोरोफाइट जनरेशन से स्टार्ट करें, गेमिटोफाइट से स्टार्ट करें, ये हमेशा आप इसमें क्रॉस एक दूसरे को करता रहता है, ठीक। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि इसके दरमियान हमेशा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ट्रीज़ में होती रहती है, सही। प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशंस, द क्रोमोसोम पेयर्स ऑफ ईच पेरेंट अंडरगोज क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस। वही बात आ गई है कि मियोसिस के प्रोसेस में दोनों गैमीट्स के दरमियान क्या हो रहा होता है, क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है, सेगमेंट्स एक्सचेंज हो रहे होते हैं, तो रिकम्बिनेशन हो रही होती है, वेरिएशन आ रही होती है, ठीक है। पेरेंट के फादर के क्रोमोसोम और मदर के क्रोमोसोम दोनों एक दूसरे के साथ जो है सेगमेंट्स एक्सचेंज कर रहे होते हैं, तो दोनों में से एक भी प्योर नहीं रहता, दोनों में चेंजेस आ जाती हैं, वेरिएशंस आ जाती हैं। तो आगे जो डॉटर सेल्स बनेंगे और गैमीट्स हैव जेनेटिक, सो डॉटर सेल्स आई गैमीट्स हैव जेनेटिक वेरिएशन। तो वही बात होगी कि गैमीट्स जो आगे आएंगे, वही मैंने आपको पहले भी बताया कि स्पर्म्स और एग जो आगे बनेंगे वो बिल्कुल भी सिमिलर नहीं होंगे, उनमें जेनेटिक वेरिएशन होगी, और हर स्पर्म और हर एग एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा जेनेटिकली, ठीक है। क्यों मुख्तलिफ होगा, क्योंकि ऑलरेडी उनमें एक्सचेंज हो चुके हैं सेगमेंट्स, जीन्स की एक्सचेंजमेंट हो चुकी है। अब वही गैमीट्स यानी स्पर्म और एग जब फ्यूज़ करेंगे तो एक ज़ायगोट बनेगा, और जो ज़ायगोट का जेनेटिक मेकअप होगा, यानी उसके अंदर जो जीन्स होंगे, उसका जो डीएनए होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा अपने बोथ पेरेंट्स से। क्योंकि पेरेंट्स अपने पेरेंट्स से क्यों डिफरेंट होगा, क्योंकि वही क्रॉसिंग ओवर वाला फिनोमेना जो हुआ है, और उनके दरमियान सेगमेंट्स एक्सचेंज हुए हैं। फादर का कुछ हिस्सा मदर के साथ एक्सचेंज हो गया है, मदर का कुछ हिस्सा फादर के साथ एक्सचेंज हो गया है, तो दोनों बिल्कुल एक जैसे नहीं रहे, दोनों में चेंजेस आ गए हैं। तो इसलिए आगे जो ज़ायगोट बनेगा वो भी बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, वो अपने पेरेंट्स की तरह बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए आप अपनी फैमिली में देखें कि जितने भी बहन भाई आपस में होते हैं वो बिल्कुल सेम नहीं होते, कुछ कैरेक्टर्स उनके आपस में मैच करते, लेकिन वो बिल्कुल एक जैसे कभी भी नहीं होते, ठीक है। इसी बेस की वजह, इसी चीज़ की वजह से, मियोसिस के इसी प्रोसेस की वजह से दुनिया में इतनी वेरिएशन है कि कोई भी इंसान एक दूसरे से मैच नहीं करता। हालांकि सिबलिंग्स भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते, हालांकि वो एक ही पेरेंट्स से आए हुए होते हैं, लेकिन स्टिल वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते, ठीक है। Thus meiosis allows a species to bring variations in the next generation। अब यही बात हो रही है कि meiosis की वजह से ही वेरिएशंस आती हैं, ठीक है। बेनिफिशियल वेरिएशन हेल्प ऑर्गेनिज्म टू अडॉप्ट टू द चेंजेस इन एनवायरनमेंट। अब यही वेरिएशंस हैं, इन्हीं की वजह से एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने एनवायरनमेंट में बेहतर तरीके से कोप कर सकता है, अपने एनवायरनमेंट के साथ मुकाबला कर सकता है, ठीक। एरर्स इन मियोसिस पढ़ते हैं जी। तो इसमें क्या है कि ड्यूरिंग एनाफेज़ 1 क्रोमोसोम सेपरेट एंड गो टू द ऑपोजिट पोज, वाइल ड्यूरिंग एनाफेज़ 2 सिस्टर क्रोमोसोम सेपरेट। मियोसिस की बात हो रही है, जब एनाफेज़ 1 में हमने देखा था पूरा का पूरा क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल पे आ रहा था, लेकिन जब एनाफेज़ 2 देखा तो पूरा के पूरे जो सिस्टर क्रोमैटिड्स थे वो ऑपोजिट पोल पे आ रहे थे, वो सेपरेट हो रहे थे। इस सेपरेशन के प्रोसेस को हम कहते हैं डिसजंक्शन। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये सेपरेशन नॉर्मल नहीं होती, या तो क्रोमोसोम बिल्कुल ही सेपरेट नहीं होता, ठीक, या तो एक से ज़्यादा जितने क्रोमोसोम ने सेपरेट होना होता है उस तादाद से ज़्यादा क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं या उससे कम सेपरेट हो जाते हैं, तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं नॉन डिसजंक्शन, ठीक है। This results in the production of gametes which have either more or less than the normal number of chromosome। अब जब नॉन डिसजंक्शन हो जाती है, जब क्रोमोसोम की सेपरेशन नहीं हो रही होती, या बिल्कुल एक जितनी क्रोमोसोम की तादाद होनी चाहिए उससे बढ़ कर क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे होते हैं या उससे कम सेपरेट हो रहे होते हैं, तो क्या हो जाता है कि गैमीट्स में जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है वो नॉर्मल नहीं रहता, ठीक है। उसमें या तो एक ज़्यादा हो जाएगा या एक कम हो जाएगा। अगर ऐसे एबनॉर्मल गैमीट्स फ्यूज़ कर जाएँ, ठीक, और उससे क्या हो जाए कि अगली जनरेशन में जो क्रोमोसोम नंबर है वो एबनॉर्मल हो जाता है, ठीक। कैसे हो जाता है कि या तो अगर आपके पास क्रोमोसोम की सेपरेशन ज़्यादा हो जाती है, एक क्रोमोसोम अगर ज़्यादा हो जाता है तो 47
आपके पास क्रोमोसोम नंबर बन जाता है अगले ऑर्गेनिज्म में, जो कि बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है लाइफ के लिए, क्योंकि ह्यूमंस के लिए ज़रूरी है कि 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम ही मेंटेन होना चाहिए। अगर 47 होता है या 45 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स आते हैं ह्यूमंस में तो ये प्रॉब्लमेटिक है, ये एबनॉर्मल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है। ठीक है, आगे डायग्राम है उस पर चलते हैं तो और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक, ये देखिए जी, मियोसिस में आपको नॉर्मल बताया गया। नॉर्मल वाली साइड को सबसे पहले देखें। नॉर्मल सेल था, मियोसिस 1 हुई, 23 नंबर ऑफ़ नॉर्मल सेल था, मियोसिस 1 हो गई, 23 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो है दोनों तरफ गए। फिर मियोसिस 2 हुई, जिसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। क्रोमैटिड के नंबर को इक्वल करने के लिए जो डिवीजन हुई बाद में, तो हमें जो एंड में डॉटर सेल मिले वो बिल्कुल प्रॉपर मिले। 23 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स थे चारों सेल्स में। ये नॉर्मल डिवीजन है। ठीक है, मियोसिस 1 हुई, मियोसिस 2 हुई, बिल्कुल प्रॉपर डिसजंक्शन हुई है, कोई भी क्रोमोसोम यहाँ से वहाँ नहीं हुआ। ठीक, तो हमें जो आगे गैमीट सेल्स मिले वो जो थे बिल्कुल 23 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम सब में थे, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक, अब एबनॉर्मल को देखें। डिप्लॉयड सेल स्टार्ट किया, मियोसिस 1 हुई, मियोसिस 1 में मियोसिस 1 में प्रॉपर हो गई। ठीक है, जब मियोसिस 2 हुआ तो देखें मियोसिस 2 में क्या हो गया, पहला सेल बिल्कुल गलत, इसमें दूसरा एक क्रोमोसोम भी होना चाहिए था लेकिन इसमें सिर्फ एक है, एक मिसिंग है। तो अब अगला देखें, अगले में 3 आ गए, इसमें एक ज़्यादा हो गया। अगले में देखें 2 हैं, अगले में भी 2 हैं। तो अब जो इसमें नंबर है ना, पहला वाला, इसमें एक मिसिंग है तो ये 22 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम। अब अगले में एक ज़्यादा है, 23 से एक ज़्यादा है तो ये 24 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हो गए, और अगले दो बिल्कुल करेक्ट हैं, दोनों में 23 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है, तो ये एबनॉर्मेलिटी आ गई है। ठीक है, अब आगे देखें। अब देखें जी, ये नॉन डिस्जंक्शन जो होती है ना, ये ज़्यादा कॉमन होती है एग्स में ज़्यादा कॉमन होती है, यानी फीमेल में ये प्रॉब्लम नॉन डिस्जंक्शन का ज़्यादा आता है। ठीक, अब देखिए, अब बिल्कुल नॉर्मल स्पर्म नीचे से आ रहा है जिसके 23 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, अब अगर इसने 22 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम वाले एग के साथ फ्यूजन कर ली तो 23 + 22 45 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम आ गए। हमें तो चाहिए कि 46 होना चाहिए ह्यूमन में, ताकि वो प्रॉपर नॉर्मल ह्यूमन बन सके। लेकिन जब एक नॉर्मल स्पर्म आ गया और उससे 23 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम वाले एग के साथ फ्यूज़ किया, तो जो हमारे पास इंडिविजुअल बना उसमें जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम आया वो 45 आया था। ये तो बिल्कुल एबनॉर्मल है, ये तो 46 नहीं है, तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म होगा वो बिल्कुल एबनॉर्मल होगा। ठीक है, और ये कंडीशन 45 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम वाली कंडीशन ज़्यादातर फीमेल्स को हिट करती है। ठीक, फीमेल्स को हिट करती है, और इसमें क्या हो जाता है कि उनकी इंटेलेक्चुअल थोड़े से प्रॉब्लम्स होते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, उनकी फ़िज़िक की डिसेबिलिटी होती है, हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं, किडनी प्रॉब्लम्स होते हैं बहुत ज़्यादा, और ये सर्वाइव नहीं कर सकती फीमेल्स। ठीक है, अब देखिए, नॉर्मल स्पर्म आ रहा है, 23 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स है, लेकिन आगे एग जो है उसमें डिफ़ॉल्ट, ठीक है, वो फॉल्टेड है। उसमें क्या है कि 24 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स है, 23 नहीं है। अब जब नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर वाला स्पर्म जाके 24 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम वाले एग के साथ कंबाइन करेगा, तो हमारे पास जो रिजल्टिंग ज़ायगोट बन रहा है 23 + 24 दैट मेक्स अ 47 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम वाला ऑर्गेनिज्म बना। तो ये भी एबनॉर्मल है, क्योंकि हमें चाहिए तो 46 नंबर, अब यहाँ पर 47 आ रहा है। ठीक, तो ये भी एबनॉर्मल है। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है कि ऐसे इसमें मेल्स अफेक्टेड होते हैं, और क्या होता है कि कॉमनली मेल्स ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, और इसमें क्या हो जाता है कि फ़िज़िकल उनकी जो फ़िज़िक होती है ना, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है नॉर्मल लोगों से। उनमें उनका जो हेड होता है वो थोड़ा सा फ्लैट होता है, उनकी जो फेशियल फीचर्स होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट से आपको लगते हैं, दबे दबे से लगते हैं, डिसेबिलिटी उनमें होती है। ठीक है, उनके बड़े बड़े हाथ होते हैं, शॉर्ट फिंगर होती हैं, वो लर्निंग में उनको डिले होता है, मतलब वो ज़्यादा जल्दी नहीं चीज़ें सीख सकते, उठने बैठने चलने में बोलने में बहुत ज़्यादा वो स्लो होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। ठीक, तो क्या हो जाता है कि इस तरह ये नॉर्मल लोगों से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, ये सर्वाइव करते हैं, लेकिन इनमें फिर एबनॉर्मलिटी होती है, ये नॉर्मल ह्यूमंस नहीं होते। अब उसके बरक्स अगर आप देखिए, 23 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम वाला नॉर्मल स्पर्म 23 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम वाले नॉर्मल एग के साथ कंबाइन कर रहा है, तो हमें 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम वाला ह्यूमन मिल रहा है, जो हमारे जैसा होगा, नॉर्मल होगा, जिसमें कोई भी इशू नहीं होगा। ठीक, तो ये होती है कि अगर नॉन डिसजंक्शन हो तो क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं आगे। ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर या तो ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है। कम और ज़्यादा हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। ठीक, या तो एक क्रोमोसोम ज़्यादा हो रहा है, देखिए सेकंड नंबर में जहाँ पे 3 आपको दिखाए हुए, एक क्रोमोसोम ज़्यादा हो रहा है और फर्स्ट वाला जो दिखाया हुआ है उसमें एक पूरा ही मिसिंग है, ये नॉन डिसजंक्शन की वजह से हुआ है। ठीक, तो जब ये नॉन डिसजंक्शन होती है तो एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, और ये नॉन डिस्टिंक्शन जो है वो ज़्यादा कॉमन है फीमेल्स में, एग्स में ज़्यादा कॉमन होती है, स्पर्म ज़्यादातर नॉर्मली होते हैं, इनमें डिस्टिंक्शन होती ज़रूर है, लेकिन नॉन डिस्टिंक्शन होती ज़रूर है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो फीमेल्स में होती है। ठीक, तो आई होप कि यहाँ पर एरर्स ऑफ माइटोसिस आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा।